वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी सामान्य में पाठ 13 लोक संस्कृति और नर्मदा पढ़ेंगे। ये अमृतलाल बेगड़ ने लिखा है। संस्कृति का मतलब होता है अपना जो कल्चर है उसको कहते हैं। ये नदियों और मनुष्य का आपसी क्या संबंध है, ये इस पाठ में पढ़ेंगे। संस्कृति की कहानी मनुष्य और नदी की जुगलबंदी की कहानी है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। नदियों की कोख से यानी उनकी गर्भ से हुआ है। कैसे? पहले की आपने देखा होगा, पहले का इतिहास सुना होगा कि जितने भी छोटे बड़े नगर बसे हैं वो सब नदियों के किनारे बसे हैं, है ना। नदियों के किनारे ही वो अपनी संस्कृति या अपने नगर बसना शुरू हुए थे। तो भारतीय संस्कृति गंगा की देन है, पर एक बात है, श्रेष्ठ गंगा है तो ज्येष्ठ नर्मदा है। श्रेष्ठ यानी सबसे बड़ी, है ना, ये प्रमुख। तो इसमें लिखा है कि लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा यानी बड़ी नर्मदा है। प्रमुख गंगा है तो बड़ी नर्मदा है। जब हिमालय नहीं था, विंध्य और सतपुड़ा तब भी थे। हिमालय को नया पर्वत भी कहा गया है ना। तो इसमें कहा है कि जब हिमालय नहीं था तब भी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां भी तब भी थी। विंध्य तो शायद भारत भूमि का सबसे पुराना प्रदेश है ना। विंध्य पर्वतमाला जो है ये भारत का सबसे पुराना प्रदेश है। नर्मदा का प्रदेश सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय है। नर्मदा का जो निकली हुई है, ये अमरकंटक से निकलती है, ये इसका सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। आदिम संस्कृतियाँ का भंडार है। गिरी, जन और वन जातियाँ प्राचीन लीला भूमि है। यहाँ पर आदिम जाति के जो लोग हैं वो है गिरी और जनजातियाँ जो है ये जनजातियों के नाम है। ये एक प्राचीन इसी नर्मदा के किनारे बसी हुई थी। कभी नर्मदा तट पर दंडकारण्य जैसे घने वनों का भरमार रही है। इन्हीं वनों के कारण वैदिक आर्य तो नर्मदा तक पहुँचे ही नहीं। जो आए वे भी इन वनों को पार कर दक्षिण में जाने का साहस न कर सके। इतना घना जंगल है कि जो भी बाहर से आए हैं या तो ये क्या हुआ कि इसको पार करके ये दक्षिण की तरफ जा ही नहीं पाए, है ना। ये उत्तर से जब आ ही रहे थे तो ये दक्षिण की तरफ जा नहीं पाए। उन दिनों नर्मदा आर्यवत की सीमा रेखा थी। नर्मदा तट पर आर्यवत या उत्तरापथ समाप्त होता था और दक्षिणा पर शुरू हो जाता था रास्ता। उत्तर का रास्ता समाप्त होकर दक्षिण का रास्ता शुरू हो जाता था। नर्मदा तट पर मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसी नगर संस्कृतियाँ नहीं रही, लेकिन एक अरण्य संस्कृति अवश्य रही। अब ये मैंने अभी बताया था कि अपने इतिहास पढ़ेंगे तो जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, ये जो संस्कृतियाँ हैं जिसमें सबसे पहले पक्की नालियाँ जो थी वो है, बड़े बड़े स्नानागार थे, पक्के मकान थे, है ना, रोड पक्के बने हुए थे। ऐसी ये संस्कृति थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। तो ये नर्मदा के तट पे तो नहीं थी, ये तो उधर की थी, गुजरात के साइड की, है ना। पर अरण्यक, ये जो अरण्यक संस्कृति का मतलब होता है जंगल वाली, है ना, वन वाली संस्कृति यहाँ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा जंगल था। भारतीय संस्कृति मूलतः अरण्यक संस्कृति है और भारत की जो मूल संस्कृति है वो अरण्यक यानी जंगल की जो संस्कृति है, जंगली जो संस्कृति है वही है। क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो सब वनों में ही रहे, वनों में अपने आश्रम, अपने गुरुकुल बनाए हैं, तो ये सब वनों में ही रहे। नर्मदा के तटवर्ती वनों में मार्कंडेय, भृगु, कपिल, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों के आश्रम रहे हैं। ये नर्मदा तट के किनारे की बात है, जहाँ पर बहुत घने जंगल है। वहाँ पर मार्कंडेय ऋषि, भृगु ऋषि, कपिल ऋषि, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों के आश्रम रहे। ये जमदग्नि जो है विश्वामित्र के पिताजी रहे। ये अनेक ऋषि जो है आश्रम में रहते थे। ऋषियों का कहना था कि तपस्या तो बस नर्मदा तट पर ही करनी चाहिए। इस के तट पर सुदूर केरल के शंकर ने दीक्षा ली थी, है ना, जो आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इसी के तट पर मंडन मिश्र और शंकराचार्य का
सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ भी हुआ था। शस्त्रों की जो वार्तालाप होती है वो भी यहाँ पर हुई थी। जिस प्रकार राम की कथा उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण की कथा पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ती है। उसी प्रकार नर्मदा भी देश को जोड़ने का एक सूत्र है। नर्मदा तट पर उत्तर के आर्यों की विचार प्रधान संस्कृति और दक्षिण के द्रविड़ों के आचार प्रधान संस्कृति का समन्वय हुआ है। यहाँ विक्रम संवत और शालिवाहन शंख संवत दोनों का प्रचलन था। विक्रम संवत तो मालूम है विक्रमादित्य ने चलाया था, और ये शक वाहन भी उन्हीं शक संवत में चलाया गया था। भारत की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती है ना। भारत की अधिकांश नदियाँ जो है पूर्व की ओर बहती है। अधिकांश या सभी, कुल मिला के सभी बहती है, कोई को छोड़ दो। बड़ी नर्मदा नदी एक नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है। सभी पूर्व की ओर जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पर ये पूर्व से पश्चिम की ओर आती है। अमरकंटक में नर्मदा और सोन का उद्गम पास पास हुआ है। सोन नदी भी है, तो ये अमरकंटक में नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों का उद्गम यानी प्राकट्य साथ साथ हुआ है, लेकिन दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहती है। सोन नदी जाती है पूर्व दिशा में और ये नर्मदा नदी आती है पश्चिम दिशा में। कहते हैं नर्मदा और सोन यानी सोनभद्र जिस नद का नाम है ना। ये सोन को सोनभद्र कहते हैं पहले के ज़माने में, अभी इसको सोन कहने लग गए। का विवाह होने वाला था, पर सोन नर्मदा की दासी जूहिला पर ही आसक्त हो बैठा तो नर्मदा नाराज हो गई, है ना। ये सोन जो है ये क्या हुआ कि नर्मदा की दासी पर ही जूहिला उस पर आसक्त हो चुका है, तो ये नर्मदा नदी नाराज हो गई और कभी विवाह न करने का संकल्प के साथ पश्चिम की ओर चली गई। रूठ के चली जाती है ना, दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। लज्जित सोन पूर्व की ओर गया। नर्मदा चिर कुमारी कहलाई यानी हमेशा कुंवारी रहने वाली नदी कहलाई। इसलिए भक्तगण नर्मदा को अत्यंत पवित्र मानते और उसकी परिक्रमा करते। नर्मदा की महत्ता और परिक्रमा से ही सिद्धि हो जाती है। हमारे पुराणों में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि नदियों का चाहे जितना महत्व बताया गया हो, कोई भक्त इन नदियों की परिक्रमा नहीं करता है। ये परिक्रमा करने वाली यानी कि उस नदी के जहाँ से वो प्राकट्य होती है उसकी परिक्रमा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया और उसकी महत्ता इतनी बताई है कि कुछ भी सिद्ध हो जाता है ना। कोई भक्त इन नदियों की परिक्रमा नहीं करता है। घर की तमाम सुख सुविधा छोड़कर एक ही नदी की 3.25 वर्ष में परिक्रमा पूरी करना इस व्रत का एक प्रबल की वीर। घर की तमाम सुख सुविधा छोड़कर एक ही नदी की 3.25 वर्ष तक की परिक्रमा पूरी करना इस व्रत का एक प्रकार की वीरता है। यह गरीबों का साथ एक रूप होने की भावना है। प्रकृति के सानिध्य में रहने की ललक और अंतर्मुख होकर प्रभु से लो लगाने की आकांक्षा है। ये इस नदी के तट पर जो ऋषिगण या सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि तपस्या करना हो तो नर्मदा नदी के तट पर करनी चाहिए, जिससे बहुत ही जल्दी सिद्धि मिल जाती है, भगवान से जल्दी लगाव हो जाता है, ऐसा ऋषिगण कहते हैं। नर्मदा तट पर कभी शक्तिशाली आदिम जातियां निवास करती थी। आज भी नर्मदा तट पर बेगा, गोंड, भील आदि माटी से जुड़ी हुई जनजातियां निवास करती है ना। ये अशिक्षित जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे संस्कृति संपन्न नहीं है। उनके अंदर ये अशिक्षित जरूर है, पर ये संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसकी जीवन शैलियाँ, नृत्यों और गीतों ने दूर दूर के लोगों को आकर्षित किया है। देखो, संस्कृति इन लोगों से ही प्रसिद्ध होती है। ये लोग ही संस्कृति को बचाने वाले हैं। सिटियों में आ जाओ आप, शहरों की तरफ दौड़ो तो अपनी संस्कृति विलीन होती जा रही है ना।
कुछ तो भी पहनना है, कुछ तो भी बोलना है, किसी तरह से खाना है, न सोने का ढंग, न उठने का ढंग, न सही समय है ना। सब डाइनिंग टेबल पर आ गए। जो ज़मीन पर बैठकर खाना खाता है वो अपनी संस्कृति है। जो 10 बजे से पहले सो जाता है, सूर्योदय से पहले उठ जाता है, वो अपनी संस्कृति है। तो ये शहरों की तरफ संस्कृति विलीन होती जा रही है। और ये जो जनजातियाँ हैं, जो नदियों के किनारे, जंगलों के किनारे, जंगलों में रहने वाली, यही वो संस्कृति को बचाए रखने में हमारी मदद करता है। भारतीय संस्कृति को यही रखना, इन्हीं से पता चलता है कि हमारी संस्कृति कैसी है। आज नृत्य अलग अलग हो गया है, सब कुछ अलग अलग हो गया, पर इनकी जो संस्कृति, जीवन शैलियाँ, जो नृत्य है, गीत है, ये अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। भील, गोंड, बेगा स्त्रियों को गूंथना से बड़ा लगाव होता है। आज जो ये गूंथना होता है ना, जो ग्रीन ग्रीन कलर के ये दाने दाने से हाथों पे नाम लिखवा लेते हैं, बना लेते हैं, कहीं बिंदियाँ बनवाते हैं, तो इसको गूंथना कहते हैं। बेगा स्त्रियों की शारीरिक तो गूंथना से छलकती है, उनकी शरीर पर बहुत सारी गूंथना से छलकती हुई बहुत सारी बिंदियाँ, कहीं चेहरे पे बिंदियाँ बना देते हैं, तो कहीं नीचे, कहीं यहाँ पर, कहीं दाढ़ी के यहाँ पर, है ना। ये ऐसे बहुत सारी बिंदियाँ बना देते हैं, नाम लिखवाते हैं, ये उनकी संस्कृति है। गूंथने इसके लिए पराधीन की तरह है, कपड़ों की तरह है। इन स्त्रियों को गीतों से भी बड़ा लगाव होता है। प्राय वे कोई ना कोई गीत गुनगुनाती रहती है। इन लोकगीतों की रचना किसने की? तो इनका उत्तर हम नहीं जानते, किसी एक आदमी की, बल्कि नहीं, सैकड़ों पीढ़ियों ने इन गीतों की रचना की है। जब लोग हर काम मिलकर किया करते थे और गीतों की रचना भी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयासों से, हर गायक ने अपने गीत की रचना नहीं की है। उसने जो सुना उसे औरों को दिया, लेकिन एक गायक से दूसरे गायकों तक आते जाते गीत बदलते चले गए। गायक पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त गीत में परिवर्तन करते समय भी स्वयं को उस गीत का रचयिता नहीं मानता था, चाहे लोकगीत हो या लोक कथाएं या और कुछ लोक संस्कृति समूह का सृजन होता है। कोई एक इसे नहीं बनाता है, लेकिन कालांतर में आदमी में शब्द की अधिक उपयोग करने लगा है ना। पहले ये सब प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता था। सूर्य के गीत गाते थे, प्रकृति के गीत गाते थे, पक्षियों के गीत गाते थे, भगवान के गीत गाते थे। आज की संस्कृति में मैं लगने लग गया है कि मैंने ये बनाया, मैंने ये करा, हम की जगह मैंने ले लिए। ये लोक संस्कृति समाप्त हुई और नाग संस्कृति का जन्म हो गया। नागर संस्कृति का महल लोक संस्कृति की नींव पर ही खड़ा हुआ है। जिस प्रकार एक नदी कितने ही झरनों से पुष्ट होती है, उसी प्रकार महाकाव्य इन प्रारंभिक गीतों से ही विकसित हुआ होगा। बहुत संभव है कालिदास ने मेघदूत या ऋतु संहार की रचना पहले से चले आ रहे किसी लोक गीत के आधार पर ही की है ना। इनके मेघदूत और ऋतु संहार, ये 2 खंड काव्य हैं कालिदास के, जो इसमें मेघ और यक्ष की बात बताते हैं, इसमें 6 ऋतुओं की बात बताते हैं। तो ये किसी गीतों के आधार पर ही इन्होंने ये काव्य लिखे हैं। ये बिल्कुल संभव है कि कोई महाकवि किस पुराने गीत को बीज की तरह ले और उसका एक विशाल वृक्ष के रूप में रूपांतर कर दे, है ना। जैसे छोटा सा गीत था, उस और गीत से ही कालिदास ने 2 खंड काव्य लिख दिए। लोक संस्कृति की दूसरी विशेषता है उसकी सादगी, उसकी सरलता। सरल को जटिल बना देना आम बात है, उस जटिल को सरल बना देना बहुत कठिन है। लोक कला में ही कोई आडंबर नहीं होता है, कोई बनाव श्रृंगार नहीं होता है। सहज हृदय से सहज रूप में प्रभावित कला बड़ी बलवती और बड़ी तेजस्वी होती है। हमें प्रभावित करने की उसमें अपार शक्ति होती है। जो लोक संस्कृति होती है वो बहुत ही सरल और सुंदर होती है ना। उसमें कोई बनावटी चीज़ नहीं होता है, हृदय को प्रिय लगने वाली सहज होती है, वो ओजस्वी होती है। सूचना नर्मदा तट समूचा नर्मदा तट मंदिरों और देवालयों से भरा है। प्रत्येक तीर्थ किसी पौराणिक आख्यान से जुड़ा है। इन देवालयों और घाटों में
सुबह शाम आरती का स्वर और शंख की ध्वनि गूंजती है। कहीं कथा वार्तालाप या भजन कीर्तन का स्वर लहराता है, या कहीं कोई भक्त तृतीय पाठ पंकजम नमामि देव नर्मदे का स्त्रोत का पाठ करता है ना। ये सब नर्मदा नदी धार्मिक स्थानों पर तो ये चीज़ें होती ही है, पर नर्मदा नदी पर भी ये विशेष रूप से है। गेरुए वस्त्र पहने साधु या दंड कमंडल लिए सन्यासी या नर्मदा तट पर भरने वाले असंख्य मेले है ना, नर्मदा तट पर मेले लगते हैं। मेले भी यहाँ की लोक संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। शिवरात्रि या कार्तिक पूर्णिमा पर समूचा नर्मदा तट और से छोर तक हजारों मेले और मड़ई से गूंज उठता है। हंसते चहकते लोगों के दल इन मेलों में उमड़ते हैं। गांव के कठोर जीवन में ये मेले रस घोलते हैं। गांव के लोगों को कभी फुर्सत नहीं मिलती, हमेशा काम करा करते, सुबह शाम रात दिन चलते ही रहते। दिन की तेज़ धूप में तो रात की तेज़ ठंड में भी ये काम करते हैं। पर जब ये मेलों में आते हैं तो अपने जीवन में रस घोल लेते, सारे दुख दूर भूल जाते हैं और ये मेलों में इतना आनंद मग्न हो जाते हैं कि इनको कितनी ही परिश्रम करा हो सब राहत मिल जाती है। इन मेलों के कारण ग्रामीण जनता एक सूत्र में बनती है। हाँ, दूर दूर से लोग आते हैं, एक दूसरे रिश्तेदार मिलते हैं और अपने दुख सुख की बातें भी करते हैं। दूर दूर के ग्रामीण नर्मदा मैया की जय बोलते हुए आते हैं और पवित्र नर्मदा जल अपने साथ ले जाते हैं। नर्मदा तट का निवास नित्य पूजा पाठ करता है ना। निवासी जो होता है वो नित्य पूजा पाठ करता है। इसके कई अनुष्ठान बड़े काव्यात्मक होते हैं, जैसे पर्व त्योहार पर किया जाने वाला दीपदान। रात को अंधेरे में जब महिलाएं दीप प्रज्वलित करके नर्मदा में प्रवाहित करती है, तब उन दीपों का केसरिया उजाला कितना मोहक लगता है। नर्मदा तट के घाटों की शोभा का क्या कहना। हाँ, ये ऐसा अपनी शिवना ने अपने यहाँ पे भी होता है, नदी में है ना, पशुपतिनाथ की नदी में पूर्णिमा को, कार्तिक माह की पूर्णिमा पे दीपक लगाते हैं और उस रात के दीपक में उसका केसरिया जो उजाला रहता है कितना सुंदर लगता है। होशंगाबाद और महेश्वर के घाट हमारे देश के सर्वोच्चतम घाटों में से हैं। सुबह से लेकर शाम के अंधेरों तक इन घाटों पर लोगों की भीड़ बनी रहती है। यहाँ गांव की महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ अपना सुख दुख बांटती है। प्रकृति पर मनुष्य का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रकृति को वश में करने में मनुष्य ने अपूर्ण सफलताएं पा ली है। पहाड़ टूटने लगे, नदियाँ अपना स्वरूप बदलती है ना। ये कैसे बदल दिए, ये अब प्रकृति पर ये अपना दबाव जमाने लग गए। जैसे पहाड़ों को तोड़कर उस पर पुल बनाने लग गए है ना। टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ जो बह रही है उस पर बांध बना दिया गया, तो वो अपना रास्ता मोड़ने पर मजबूर हो गई है। बांध बनने लग गए, विशाल जलाशय प्रकट होते हैं और नहरों का जाल बिछा दिया गया। बंजर जमीन हरे भरे खेतों में बदलती जाती है। लेकिन यह भी सच है कि संस्कृति के संपर्क में आने पर प्रकृति अपनी स्थिरता खो रही है। ये सब नए निर्माण तो हो रहे हैं, पर अपन इसके पीछे अपनी जो प्राकृतिक संस्कृति है ना, उसको खोते जा रहे हैं। प्रकृति का परिष्कार करने से संस्कृति का जन्म हुआ, लेकिन जब संस्कृति को चाहिए कि वह प्रकृति की रक्षा करे, उसे नष्ट होने से बचाए। प्रकृति से हम केवल लगे ही नहीं, देंगे भी, है ना। इसमें क्या कहा कि प्रकृति से केवल हम लेंगे ही नहीं, उसको देना भी चाहिए, उसकी रक्षा भी करना चाहिए। नर्मदा को प्रदूषित होने से बचाएंगे, वनों का विनाश नहीं होने देंगे। प्राकृतिक परिवेश की रक्षा हमारे युग की सबसे बड़ी मांग है। अब ये जो चीज़ ऊपर अपनों ने नर्मदा का वर्णन तो सुन लिया, समझ लिया किस प्रकार हमारी संस्कृति हुई है, पर यहाँ पर देखो मनुष्य का क्या धर्म होता है, क्या वो अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए, पर वो उल्टा कर रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, पेड़ पौधे काट रहा है ना, नर्मदा नदी को प्रदूषित कर रहा है। ये सब चीज़ें प्रकृति के विरुद्ध है, और अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो अपन भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारी संस्कृति भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे और जल की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।